हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम फिर आपके सामने एक हाजिर हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लेकर के। और इसमें हर एक वो क्वेश्चन है जो आपके पिछले प्रीवियस ईयर मतलब कि जो आपके जो एसएससी जीडी के जो पैटर्न है उस पे पूछी गई है। तो लगातार हम लोगों ने प्रैक्टिस कर रहे होंगे। मुझे आप उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बहुत ही शानदार चल रही होगी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही होगी, बहुत ही ज़्यादा लाजवाब चल रही होगी। तो लगातार बस अपने आप से ये कहते रहिए कि बस इस बार जीडी की जो चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार एसएससी जीडी में 26,146 पोस्ट में से एक पोस्ट जो है वो तो मेरे नाम का है। मतलब एक अपने आप में एक जुनून, अपने आप में एक एक जो होती है ना एटीट्यूड, ईगो जो होती है, एटीट्यूड जो होती है ना, वो बस वो रखिए कि हाँ मतलब कि मुझे एक सीट तो चाहिए ही चाहिए। अगर मेरा नहीं होगा तो किसी का भी नहीं होगा। तो बिल्कुल इस तरह के एकदम अपने आप में एटीट्यूड रखिए और बिल्कुल हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को सोचिए। ऐसा नहीं कि अपने आप को हारा हुआ समझ रहे हैं, नहीं, बल्कि अपने आप को एकदम पॉजिटिविटी रखिए और हर एक वो चीज़ को सुनिए जो आपको पॉजिटिव फील कराए, क्योंकि निगेटिविटी तो सुनने के लिए बाकी दुनिया खड़ी है। तो चलिए ज़्यादा बहस नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। लगा देंगे आग पानी में, जवानी उसको कहते हैं, और छीन लेंगे सिलेक्शन, जवानी की कहानी उसको कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है वो कहता है कि क्वेश्चन जो है वो मेरे पास किस तरह से है आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन जो है वो इस तरह से मेरे पास है, और बस इसी को पढ़ करके मैं आपके सामने एक रिफ्लेक्ट करता हूँ आपके साथ। तो क्वेश्चन आपका है कुछ इस तरह से, कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल 39 93 75 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 15 आता है। संख्याओं का योग बताइए। मतलब दो संख्या का गुणनफल आपके सामने दिया हुआ है। कहता है कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से विभाजित करते हैं तब उसका शेषफल जो है वो 15 बचती है। तो हमें बताइए कि वो संख्या का योग आखिर में कितनी है। चलिए बिल्कुल ही ज़्यादा एक मॉडरेट लेवल की क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। चलिए देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल है 93 75 है। कितना है? 93 75 है। देखिए दो संख्या यह है और एक बड़ी संख्या और एक छोटी संख्या। तो दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ तो मान लेते हैं कि वो संख्या आपका ए और वी है। आपको पता होगा कि वो संख्या ए और वी रहती है, तो ए और वी रहती है। तो एक जो होती है को प्राइम नंबर होती है, मतलब कि सह अभाज्य संख्या होती है जिसमें कि कोई भी कॉमन नहीं होता। मतलब उसका जो एचसीएफ की बात करते हैं तो एचसीएफ जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक होती है। यानी कि वो संख्या का गुणनफल जो है वो कितना है, आप कहेंगे 93 75 होती है। कहा था कि जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, बड़ी संख्या को कोई भी हम मान लेते हैं, मान लीजिए बड़ी संख्या हम ए मान लेते हैं और उसको छोटी संख्या से विभाजित करते हैं तो हमारे पास शेषफल जो आती है वो 15 आती है। चलिए यहाँ से हम कुछ कुछ निकाल लेते हैं, अगर हमारे पास कुछ निकलता है तो ए से ए आपका हो गया कैंसिल आउट हो गया, बी गुने बी आपका बी स्क्वायर हो जाएगा, 15 से यहाँ काटेंगे तो 15 छक्का 90 आपका हो जाएगा, तीन उतरेगा 37, 15 दूनी के 30 यानी कि आपका दो 7 15 पचे के 75 यानी कि आपका 625 आ जाएगा। बी स्क्वायर इधर आकर रूट चढ़ेगा यानी कि आपका हो जाएगा 25, यानी कि बी बराबर आपका कितना हो जाएगा 25 होगा। दोनों में से किसी एक का मान धर दें तो एक का मान निकालने के लिए 15 से गुना कर देंगे। तो 15 से गुना कर देंगे तो कितना 15 पचे के 75 के 5 बाकी हाथ में 7, 15 दूनी के 30 और 7 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि 37 आ जाएगा। दोनों संख्याओं का योग पूछ रहा है। पहली संख्या जो आ गई है वो आपका आ गई है, कौन आ गया 25 आ गया, और दूसरी संख्या जो आ गई है वो 375 आ चुकी है। यानी कि इन दोनों में अगर हम जोड़ते हैं तो 75 और 25 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 400 हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कुछ इस तरह से क्वेश्चन है, थोड़ी सी एलसीएम टाइप की दिख रही है। अगर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा तो आप देख सकते हैं कि आप देख लीजिए 1 - 1/2 है, यानी कि एलसीएम हम लेंगे तो आपका हो जाएगा जाकर के 2 और माइनस में आपका 1 हो जाएगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा क्योंकि 2 तो रहेगा। फिर 2 उलट जाएगा तो होगा जाएगा 1 + 1/2 आपका हो जाएगा। 1 + 1/2 तो नहीं, आपका 2 हो जाएगा, यानी कि 2 और एक 3 हो जाएगा। 3 बटा में कितना हो जाएगा आपका अ, कितना हो जाएगा, सॉरी दो। मेरे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से, आपको पता होगा क्वेश्चन मेरे पास कुछ इस तरह से है।
और मैं इसको देखना चाहता हूँ कि क्वेश्चन जो आपका है कि 2 पूर्णांक 1/2 है, तो 2 का 2 मतलब 1 बटा आपका 2 हो जाएगा, 2 तो ऊपर चल जाएगा, ये नीचे 1 बच रहा है हमारे पास, तो 2 और 1 3, मतलब कि ओवरऑल मतलब हुआ 2/3 इसका हुआ। और गुना दे देते हैं, फिर इधर वाले का अगर सॉल्व करते हैं तो आपका हो जाएगा जाकर के 5/6 हो जाएगा, और गुना में आपका हो जाएगा जाकर के 3/2 हो जाएगा, और 4 और 1 5, यानी कि 5/1, यानी कि 5/1 मतलब 1 बटा आपका 5 हो जाएगा। यानी अभी इसमें कटता है तो 3 दूनी का आपका 6 हो जाएगा, और फिर आपका हो जाएगा जाकर के 5 से E5 कट जाएगा, और बचेगा आपका कितना बचेगा, 3 दूनी के 6, यानी कि 4 बचेगा आपका, कितना बचेगा, 4 बचेगा, यानी कि 3 4 तो बचेगा ना। 5 बटा आपके पास 6 है, और उसके बाद में आपका जो है गुना, गुना में आपका वो हो जाएगा 3/2 आपका हो जाएगा। फिर आपका 4 और 1 5/1, यानी कि 5/1 का मतलब होती है कि 5/1, यानी कि 1 बटा के आपका 5 हो जाएगा। फिर काट देंगे तो आपका कटेगा 3 दूनी के 6 कटेगा, और 5 से 5 कटेगा, यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के 1/4 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, 1/4 हो जाएगा, तो 1/4 को हम लिख लेंगे कि 1/4 हो जाएगा। 3 दूनी के 6 कटेगा, और आपका और 2 दूनी के 4, यानी कि 5/4 हो जाएगा। और फिर 5/4 जो है, 4 और 1 5/1 है, 4 5, ओ 5/4 सॉरी, 5/4, यानी कि 4 बटा आपका जो हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 4 से ही 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या है, ओहो 2/3 तो आपका बचा ना। फिर आपका बचेगा जाकर के 5/6 है, 5/6 आ रहा, और 3/2 आ रहा है, कितना आ रहा है, 3/2 आ रहा है। और फिर 4 और 1 5/4, यानी कि 5/4 का मतलब होती है 4/5 हो जाएगा। अब यहाँ से काटिए, 3 दूनी के 6 और 2 दूनी के 4, और 4 से 4 कैंसिल, ओह त्रिक्री ये तो 1 आ गया है, यानी कि 3/1 आ जाएगा, और 3 से 3 कैंसिल, यानी इसका मतलब 2 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका जो है वो 2 इज द आपके करेक्ट उत्तर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन काफी ज्यादा झकास है। चलिए, 2 अंकों की 2 संख्याओं का मसा और लसा जो है, मसा और लसा, दो कोई 2 अंकों की संख्या, मान लीजिए वो संख्या आपका ए है और आपका बी है। मसा और लसा जो है वो 16 है, यानी कि मसा ए और बी का जो मसा है वो कितना है, तो आप कहेंगे ए और बी का जो मसा है वो 16 है, और लसा जो है वो कितना है, आप कहेंगे 480 है। कितना है, 480 है। ये दोनों आपको दिया हुआ है, तो बोलता है कि तो संख्या ज्ञात करें, मतलब वो 2 संख्या क्या है। देखिएगा, मसा का मतलब, मसा जब दिया हुआ है 2 संख्या का और उसका एलसीएम दिया हुआ है, तब वो क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होती है, यानी कि एचसीएफ को इससे गुना कर देते हैं, यानी कि 16 आपका ए हो जाएगा, और फिर आपका हो जाएगा 16 बी बराबर में कितना हो जाएगा, 480 हो जाएगा। क्योंकि एचसीएफ जो एचसीएफ दिया हुआ रहता है उसको पहली संख्या से गुना करते हैं, दूसरी संख्या से गुना करते हैं, और इक्वल टू आपका एलसीएम होता है। आपको पता होगा अगर पढ़े होंगे तब। 16 यहाँ से कॉमन हो जाएगा आपका, सिंपल सी बात है, ए और बी बचेगा, बराबर में आपका हो जाएगा कुछ इस तरह से, 16 के 48, यानी कि आपका हो जाएगा 30। अब 30 का 2 गुणनखंड ऐसे करते हैं जो को प्राइम रो है, मतलब जिसका एचसीएफ जो हो वो 1 होए, तो कौन होगा आपका, 5 और 6 होगा। ए का मान कितना है, 16 है, यानी कि 16×5 = 81, और 16×6 = 96, जो कि आपका जो है वो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हमारे पास, अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है 2 संख्याएं तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है, पहली संख्या में कितनी परसेंट की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि ताकि वह दूसरी संख्या के बराबर हो, दूसरी संख्या के बराबर हो। कुछ इस तरह से आपके क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। चलिए, 2 संख्या तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है, 2 संख्या तीसरी संख्या, अच्छा, एक मैंने आपको कभी अगर पढ़े होंगे तो मैंने आपको बताया होगा कि जब कोई भी 2 संख्या रहता है और किसी तीसरी संख्या को टारगेट किया जाता है, तब सबसे पहले हम जो तीसरी संख्या है उसको 100 मानते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से बनाते हैं। मान लीजिए ये पहली संख्या आपके पास है, ये दूसरी संख्या है, फिर आपकी जो है वो तीसरी संख्या है। इस संख्या को हम 100 मानते हैं। पहली संख्या कहता है कि वो 90% कम है, इसका मतलब वो 10% है।
कि दूसरी संख्या कहता है 75% कम है। 75% कहने का मतलब है कि वो 25% है। आप दोनों देखते हैं। फिर वो कहता है ना कि पहली संख्या में कितनी परसेंट की वृद्धि की जानी चाहिए, पहली संख्या में कितनी परसेंट की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि दूसरी संख्या के बराबर हो जाए, दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। कितनी वृद्धि कर देना चाहिए, आप कहेंगे 15 वृद्धि करना चाहिए। कितने के ऊपर, 10 के ऊपर। 100 निकाल देंगे पर शून्य से शून्य यानी कि 15 दहाओं को 150। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपके पास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। अगला नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 832 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यदि वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य पूछ रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, वो कह रहा है जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेगा तो आपको क्या फॉर्मूला याद करनी। जब किसी भी वस्तु को किसी किसी रेट पे बेचा जाने पर जितना लाभ होता है उसके हानि के बराबर है, तो ऐसे में आपको जब प्रॉफिट और आपका जो है वो लॉस दोनों इक्वल हो, मतलब दोनों आपस में बराबर हो, तो ऐसे में डायरेक्ट आप क्रैमूल को निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, SP1 प्लस में आपका SP2 बटा में आपका होती है 2, यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के 832 हो जाएगा और प्लस में आपका हो जाएगा जाकर के 448 हो जाएगा। यहाँ से जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा, आ जाएगा जाकर के आपका जोड़ देते हैं तो 83 और 87 और 40 आपका कितना हो जाएगा, 87 और 7 127 और 127 और 127 और 127 और 128 128 बटा में आपका 2 हो जाएगा, 2 छक्का 12 यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के 640 रुपया हो जाएगा, 640 रुपया हो जाएगा। फिर कहता है कि यदि वस्तु को 10% हानि पर बेच देता है, 10% हानि पर वो क्या करता है, बेच देता है। 640 को अगर 10% हानि पर बेचने का मतलब कि आप उस चीज को 90% में बेच रहे हैं। एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, 9 चौके 36 के छो बाकी अंत में 3 और 9 छक्का 54 और 3 आपका हो जाएगा जाकर के 57, 576, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो है वो ए इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन है, एक दुकानदार को साधारणतः किसी कमीज को उसके क्रयमूल्य से 40% अधिक अंकित करके बेचा जाता है। एक सेल के दौरान दुकानदार विक्रय मूल्य पर 10% की छूट देता है। यदि वह 72 कमीजों को 13,608 रुपये में बेचता है तो प्रत्येक कमीज का क्रय मूल्य कितना है। देखिए, 72,000 रुपया, 72 कमीज लेता है 13,608 रुपया में। 72 कमीज की जो कीमत है वो 13,000 कितना है, 13,608 है। यहाँ से एक कमीज के दाम निकाल लेते हैं तो 72 से भाग देते हैं तो 12 छक 72 और 12 इकाई 12 और आपका 12 इकाई 12 और आपका 4 बचेगा 40, 12 तिया के 36 और 12 चौके 48, आपका 2 से कटेगा। फिर आपका कटेगा जाकर के 3 से कटेगा, 4 3 7 और 7 और दोनों 3 से कटेगा, 3 दूनी के 6 और 3 तिया के 9 और आपका 23, 3 छः का 3 7 के 21 और 3 या ठीक 24, 2 से फिर कटेगा आपका जाकर के कितना हो जाएगा, 2 का 2 और 2 नमा 18 और 2 नमा 18 और सॉरी 2 का 2 और आपका 2 ठीक है 16 और एक दूनमा 18, मतलब कि एक कमीज के दाम है वो 189 रुपया, 89 रुपया आ रहा। दुकानदार को साधारणतः किसी कमीज को उसके क्रयमूल्य पर 40% अधिक पर उसके अंकित मूल्य करके बेचता है। 100 रुपया की चीज है और वो 140 रुपया में बेचता है, ठीक है जी। फिर कहता है कि 10% के हम जो है डिस्काउंट देते हैं। जब भी डिस्काउंट देता है तब MP पर देता है, उसका MP जो है वो 140 रुपया है। 10 रुपया का 10% का डिस्काउंट देता है तो इसका मतलब है कि 14 माइनस कर रहा है। 14 माइनस करेंगे तो 40 में से 10 जाएगा तो आपका 30 बचेगा और 30 में से 4 जाएगा तो आपका 126 बचेगा। 126 का मान 189 दिया हुआ है, यानी कि आपका हो जाएगा 189 बटा में आपका हो जाएगा 126। और फिर वो पूछता है कि हमें कहता है कि तो प्रत्येक कमीज का क्रय मूल्य क्या है। तो यहाँ से प्रत्येक कमीज का क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो यहाँ से आप काट लीजिए 8 9 दूनी का 18 और 6 3 3 से काटते हैं, 3 चौके 12
दशमलव में तो खाएंगे नहीं। 3 चौके 12, 3 चौके 12 और 3 दूनी के 6, और फिर आपका आ जाएगा जा करके 3 छक्का 18 और 3 तिया के 9, फिर 7 छक्का 42 और 7 9 63, फिर आपका हो जाएगा जा करके 3 दूनी के 6 और 3 तिया के 9, यानी कि आपका जो है वो 3/2 आया। 3/2 आया, एक एक की कीमत आया। और वो कहता है कि तो प्रत्येक कमीज का क्रयमूल्य क्या है? तो प्रत्येक कमीज का क्रयमूल्य कितना आपका हो जाएगा? तो देखिएगा, प्रत्येक कमीज का क्रयमूल्य जो आपके पास हो जाएगा वो कितना होगा? तो प्रत्येक कमीज का आपके पास क्रयमूल्य जो हो जाएगा, अच्छा क्रयमूल्य जो होती है वो अपने आप में क्या होती है? तो क्रयमूल्य जो अपने आप में कितना होती है? तो क्रयमूल्य जो अपने आप में होती है वो मैंने कितना माना था? अच्छा, ओ सीपी जो हम लोग माना था इतना माना था, यानी कि 3/2 आया। 2 को हम 100 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 50 दूनी के 100, यानी कि 5 तिया के 15, यानी कि आपका जो है वो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन है, रोहन एक निश्चित राशि को साधारण ब्याज पर उधार लेता है। ब्याज की दर पहले 3 वर्षों के लिए 3% वार्षिक, अगले 5 वर्षों के लिए 4% वार्षिक तथा अगले 7 वर्षों के लिए 6% वार्षिक है। यदि वह 20,159 रुपया ब्याज के रूप में चुकाता है तो उधार ली गई राशि क्या है? देखिएगा, रोहन एक निश्चित राशि को साधारण क्वेश्चन मेरे पास कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। रोहन एक निश्चित राशि को साधारण ब्याज पर उधार लेता है। ब्याज के दर पहले 3 बरस जो था आपको 3% के था, तो 3 3 तिया के 9 हो जाएगा आपका। फिर कहता है कि अगले 5 वर्षों के लिए 4%, अगले 5 वर्षों के लिए 4%, यानी कि 5 चौके 20, और आपका 7 वर्षों के लिए 6%, यानी कि 7 वर्षों के लिए आपका 6%, यानी कि 7 छक्का 42, यानी कि 9 और 2 11 के एक बाकी है, एक और 4 और 2 6 और एक 7, यानी कि 71%। 71% बराबर आपका दिया हुआ है 20, 5, 9। कितना दिया हुआ है? 20, 5, 9। इसको बाटा में 71 ले लेते हैं। अब 71 से तो जाएगा ही यार। तो उधार ली गई राशि क्या है? तो उधार ली गई राशि आपका हो जाएगा जाकर के 71 से तो घटेगा ही नहीं। 99 19 का 19 खतरा से होता है, तो 7 और 1 8। लेकिन लास्ट में तो 9 आएगा, तो 19 से गुना करते हैं तो 71 गुने 19 आपका हो जाएगा 19 का 19, और 19 का 19, 19 का 19 के 9, बाकी हाथ में 1, और 19 का 19 19 दूनी 38 29 57 96 95 95 का 14 19 33 से 19 से 13 का पर 3, यानी कि 1339 तो है ही नहीं। एक काम करते हैं, 71 को 29 से देखते हैं। 9 एका 9 और 9 सत्ते के 63 छो 3, और 2 एका 2 और 7 दूनी के 14, 9 3 2 5 और 6 4 10 के 0 बाकी में 1 और 1 1 2 20। ओ 29 मरतबा में कट जाएगा तो 29 आपका हो जाएगा, यानी कि 2900 इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, किसी ऋण को 44,100 की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में वापस करना है। यदि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष है तो भुगतान किया गया कुल ब्याज है। देखिएगा, कहता है किसी ऋण को 44,100 की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में वापस करना है। यदि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष है। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/20, यानी कि 20 रुपया वो लेता है और 21 रुपया वो वापस कर देता। मतलब 20 रुपया जो उसके से उधार ली गई राशि है और उसको से दी गई राशि जो है वो 21 रुपया है।
यानी कि वो कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पर, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज आपका हो जाएगा 20 हो जाएगा और इधर 21 हो जाएगा, 21 का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो इधर स्क्वायर है, इसका मतलब है कि वो एक पॉइंट कर रहा है कि दो बराबर वार्षिक किस्तों में वापस, दो बराबर वार्षिक किस्तों में वापस करना। बराबर किस्त का मतलब है कि यहाँ पर भी 21 गुना कर दीजिएगा, मेरे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, और इधर गुना करिएगा तो इधर भी 21 से गुना करिएगा, तो यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के 400, और इधर आपका हो जाएगा 21 दूनी के 42, और इधर आपका हो जाएगा जाकर के 441 हो जाएगा। टोटल पैसा जो उधार लिया है वो कितना लिया है, तो आपका है कि 820 रुपया लिया है। किस्त जो वो दे रहा है वो कितना दे रहा है, आपका ये 1 साल के लिए इतना दे रहा, और किस्त वो ले रहा है वो कितना ले रहा है, 4400 ले रहा, कुछ इस तरह से ले रहा। तो 1 यूनिट का मान आपका हो जाएगा जाकर के 1000 हो जाएगा, यानी कि 100 हो जाएगा, सॉरी 100 हो जाएगा, यानी कि इतना रुपया का जो देना पड़ेगा उसको कितना देना पड़ेगा, 100 से गुना कर दे तो आपका कितना हो जाएगा, 3 को हो जाएगा, इतना रुपया उसको देना पड़ेगा, और उसने इस इतना रुपया उसका किस्त हो रहा है, तो कितना 2 साल का हो रहा है, 1 साल का वो है किस्त, वो जो है वो उतना है। अच्छा, 1 साल का किस्त जो है वो उतना है, बराबर किस्त वो कर रहा है ना, तो किसी रंग को इतना बार 2 बार दिया जाता है, 2 बार दिया जाता है किस्त, तो इतना इतना 2 बार किस्त देगा तो कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, और 8 हो जाएगा, और आपका 2 हो जाएगा, और 0 0 हो जाएगा। टोटल उसको इतना देना, टोटल आपका जो उधार लिया है इतना, और देना पड़ेगा उनको उतना, तो इसको में से घटा देते हैं, कितना 8 8 2 है, 0 0 2 8 8, यानी कि आपका हो जाएगा 0 0 2 और 6, और इतना रुपया उनको देना पड़ेगा, यानी कि 6200 रुपया उनको देना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई और परिमाप का अनुपात 2:7 है। एक आयत की जो है वो कोई लंबाई है, और उसका जो है परिमाप है, आयत की लंबाई होती एल होती है, और उसका अनुपात 2 × एल प्लस में आपका बी होती है। आयत की लंबाई और परिमाप जो होती है वो 2 अनुपात कितना होती है, आप कहेंगे 7 होती है। एल बटा में कितना हो जाएगा, 2 × एल प्लस में आपका बी हो जाएगा, बराबर में आपका हो जाएगा 2/7 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो आपका 7 एल हो जाएगा, बराबर में आपका हो जाएगा 2 दूनी के 4 एल प्लस में आपका बी हो जाएगा, यानी कि 7 एल बराबर में आपका हो जाएगा जाकर के 4 एल प्लस में आपका हो जाएगा 4 बी। तो इधर से घटेगा तो आपका हो जाएगा 3 एल बराबर में आपका हो जाएगा 4 बी हो जाएगा, यानी एल का मान आपका 4 हो जाएगा और बी का मान 3 हो जाएगा, यानी कि 4:3, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि दो बर्तन ए और बी में अम्ल और पानी का अनुपात 4:3 और 5:3 है, तब दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि बर्तन सी में बनाए मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 3:2 हो। कोई दो बर्तन है आपका जो ए है और बी है, जिसमें जो आपका जो है अम्ल और पानी का मतलब आप क्या समझते हैं, अम्ल और पानी का मतलब आप समझते हैं एसिड और वाटर, उसका एसिड और वाटर कहते हैं, एसिड और आपका वाटर है। वो कहता है 4:3 में है। देखिए, अच्छा, हम कोई एक चीज को समान कर देते हैं, यानी कि 4 जो है वो एसिड है, और टोटल जो है वो कितना है 4 और 3 7, यानी कि 4 जो है वो एसिड है, 4 और 3 7 टोटल मटेरियल है। ये आपका जो है वो 5 एसिड है, और आपका टोटल मटेरियल जो 5 3 और 8 है। उसके बाद में कहता है कि तब दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि बर्तन सी में बनाए मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 3:2 है। 3:2 का मतलब है कि उसका तीन जो है वो एसिड है, और टोटल मटेरियल जो है वो 5 है, यानी कि 3/5 है। अब फ्रैक्शन को हम हटा देते हैं, मतलब बटा से हटा देते हैं, तभी तो पता लगेगा ना। तो एक काम करते हैं, सभी को एलसीएम ले लेते हो, तो 8 × 5 = 40, और 40 साथ के आपका हो जाएगा जाकर के 7 × 4 = 28, यानी कि 280 आपका हो जाएगा। 280 यहाँ पे लिख लेते हैं, आपका हो जाएगा 280 हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा 280 हो जाएगा। यहाँ से काट लेते हैं तो आपका 5 × 4 = 20 और 8 × 5 = 40, नहीं सॉरी, 5 × 5 = 25 और 5 × 6 = 30, कुछ इस तरह से आएगा। और 8 दूनी के 16, 8 तिया के 24 और 8 × 5 = 40, 7 चौके 28, 4 चौके 16, यानी कि आपका हो जाएगा 160, और
पापा जी 25 के 5 बाकी, तू 5 दिया 15 और तू 17, छोतिया के 18 के 8 बाकी, तुम्हें एक 5 दिया 15 और एक छोतिया के 18 के 8 बाकी में, एक 5 दिया के 15 और एक 16। यहाँ से देख लेते हैं तो आपका एलिगेशन लगता है कुछ इस तरह से, यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 8 7 5 और 2 7 हो जाएगा ना, 7 अनुपात 8, 7 अनुपात, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का 3 गुना है, इसलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन कम में करता है। यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो कितने दिनों में काम खत्म हो जाएगा। चलिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ए कह रहा है कि क्वेश्चन जो हमारे पास कुछ इस तरह से है, और आप देख सकते हैं ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का 3 गुना है। ए की जो कार्य क्षमता है ना, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का 3 गुना है, तो मतलब कि 3 गुना ये है और 1 गुना ये है आपका। ठीक है, इसलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन कम करता है। जब इस तरह के क्वेश्चन आता है तब इसकी जो एफिशिएंसी है और इसकी जो टाइम है, तो टाइम जो है वो उलट जाती है, यानी 1:3 हो जाती है। इन दोनों काम कितना 2, और बोल रहा है क्वेश्चन की 60 काम है, 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। चलिए 1 बराबर 30 हो जाएगा, यानी 1 का मान कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 30 हो जाएगा। एक की एफिशिएंसी टोटल, एक की एक की एक की एफिशिएंसी 3 है और आपका टाइम कितना लग रहा है, तो 30 लग रहा है, यानी कि टोटल काम जो आपका हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3 तिया के 9, यानी कि 90 काम हो जाएगा। वो कहता है कि मुझे बी से इसको करवाना है, बी की जो क्षमता है वो कितना है, तो बी की क्षमता जो है वो आपका है, तो कितने दिन में दोनों कर देगा, तो 3 और 1 4, 4 से यहाँ काट लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी के 4 और 45 दूनी के 90, यानी कि 22.1/2, जो कि इस क्वेश्चन का बी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 500 मीटर और 250 मीटर लंबे दो पोलों को क्रमशः 100 सेकेंड और 60 सेकेंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। एक रेलगाड़ी जो है वो 500 मीटर और 250 मीटर, देखिए जब भी कोई रेलगाड़ी किसी किसी चीज़ को पार करती है तब वो अपनी लंबाई और आपका पुल की लंबाई को पार करती है, यानी कि 500 मीटर का जो है वो पुल है और ट्रेन की लंबाई, ये दोनों पार करने में उसको 100 सेकंड लगती है। कितना लगती है, 100 सेकंड लगती है, आपको पता होगा। और फिर कहता है कि 250 मीटर की एक और पुल है और ट्रेन है, उसको पार करने में उसको 60 सेकंड लगती है। कितनी सेकंड लगती है, 60 सेकंड लगती है। देखिएगा अब यहाँ जो अंतर है वो कितना है, आप कहेंगे 40 सेकंड की, और यहाँ जो अंतर है वो कितना 250, यानी कि 250 सेकंड को पार करने में 40 सेकंड लगती है, यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के 250 बटे में आपका हो जाएगा जाकर के 40, कुछ इस तरह से आपका जो है वो लगेगा दूरी। अच्छा, इतना दूरी आपका लगेगा 250 को पार करने में आपका लगेगा, तो यहाँ से 0 अगर कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 25 बटे में आपका 4 हो जाएगा। 25 बटे में 4 आपका हो जाएगा, फिर आपका 25 बटे में 4 हो जाएगा, नहीं 40 सेकंड में पार करने में लगेगा। 25 बटा में 4 सेकंड में वो पार करेगा, अपनी दूरी पार करेगा, नहीं अच्छा, तो 100 सेकंड में कितना पार करेगा, तो 100 सेकंड में आपका पार करेगा 25, यानी कि आपका 625। 100 सेकंड में वो चल जाएगा 625 चल जाएगा, 100 सेकंड में वो चल जाएगा 625 चल जाएगा। और यहाँ 100 सेकंड में चल रहा है कितना 500 मीटर, यानी कि 500 मीटर जो चल रहा है, और प्लस में आपका जो है वो ट्रेन की लंबाई चल रहा है, यानी कि ट्रेन की अगर हम लंबाई की बात करते हैं तो 500 इसको में से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 1 2 5, यानी कि 125 मीटर जो है वो ट्रेन की लंबाई है। क्योंकि 12 नंबर क्वेश्चन तो कुछ इसी तरह से तो था कि 40 सेकंड में आपका जो है वो हो जाता है, 1 सेकंड में आपका जो भागेगा वो भागेगा आपका तो 250 बटे में आपका 40 भागेगा, 250 बटे में आपका 40 भागेगा, तो 100 सेकंड में कितना भागेगा, तो 100 सेकंड में आपका भागेगा 625 भागेगा, 625 भागेगा ना 100 सेकंड में। तो ट्रेन की लंबाई 100 सेकंड में तो 100 सेकंड में कितना भागेगा,
इतना भागेगा। तो ट्रेन की लंबाई आपका हो जाएगा जाकर के 625 और माइनस में आपका हो जाएगा 500, यानी कि 125 मीटर जो है वो दूर भागेगा, 125 मीटर दूर भागेगा, जो कि ट्रेन की लंबाई है, एक्स्ट्रा भाग रहा था। अच्छा, अगला नंबर आपका क्वेश्चन है, एक बार इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं। चलिए, अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है वो 13 है। क्वेश्चन कहता है कि 1200 मीटर की रेस में राम श्याम को 200 मीटर या 20 सेकंड से हरा सकता है, राम की चाल क्या होनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा, ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है। 1200 मीटर की रेस में 1200 मीटर की रेस है और राम ने श्याम को 200 मीटर से हरा देता है। राम ने श्याम को 200 मीटर से हरा देता। इसका मतलब है कि राम जब फिनिशिंग लाइन पर पहुंच गया होगा तो श्याम उससे 200 मीटर पीछे होगा, और वही 200 मीटर को तय करने में श्याम को 20 सेकंड लगा था। कितना लगा था? 20 सेकंड लगा था। यानी कि 200 मीटर को तय करने में उसको लगा था 20 सेकंड, यानी कि उसका जो चाल था, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो दूरी बटा समय आपका निकल जाएगा, यानी कि वो 10 मीटर की रफ्तार से चलता था। कितने मीटर की रफ्तार से? 10 मीटर की रफ्तार से वो चलता था। अगर 10 मीटर की रफ्तार से चलता होगा तो 1200 मीटर को तय करने में उसने कितना लगाया होगा? तो आप कहें कि वो लगाया होगा 120 मिनट लगाया होगा। यानी कि श्याम ने 120 मिनट लगाया था। श्याम ने 1200 की दूरी को तय करने में 120 मिनट लगाया था। तो वो कहता है कि 20 सेकंड राम जो है वो पहले तय करके बैठ गया था। तो 20 सेकंड इसमें से हम घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा? वो 100 सेकंड में पार कर दिए 1200 मीटर। यानी कि 1200 में इसको सब भागा दे देंगे तो आपका हो जाएगा दूसरा से दूसरा, यानी कि 12 मीटर, यानी कि 12 मीटर प्रति सेकंड की उसका जो राम की जो था वो चाल था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक नाव धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर दूरी 6 घंटा में तय करती है, तय करता है, और धारा के दिशा में 20 किलोमीटर दूरी 4 घंटे में तय करता है, तो शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करें। देखिएगा, नाव की चाल प्रतिकूल में, प्रतिकूल मतलब होती है कि आपका प्रतिकूल का मतलब होती है बी माइनस डब्ल्यू। बी माइनस डब्ल्यू तो होती है ना, बी माइनस में आपका डब्ल्यू जो होती है प्रतिकूल करता है। तो प्रतिकूल प्रतिकूल मतलब कि 6 चौके 24, यानी कि 4 घंटा उनको लगता है। और अनुकूल करता है, अनुकूल जो करता है बी प्लस में आपका जो है वो डब्ल्यू करता है 20 किलोमीटर 4 घंटा में, यानी कि 4 पंजे 20, यानी कि 5 घंटा में वो करता है, नहीं 5 किलोमीटर की रफ्तार से करता है। अब कहता है कि शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल बताइए। शांत जल में नाव की चाल, इनबोट की चाल और डब्ल्यू की चाल। बी और डब्ल्यू निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि बी और डब्ल्यू निकालने को होगा तो एक बार जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा और एक बार घटा के 2 से भाग दे दीजिएगा। एक बार इसको जो निकालना है, बी निकालना है, यहाँ से बी निकालना है, तो एक बार जोड़ के निकाल देते हैं। 5 और बी है और डब्ल्यू है, यानी कि एक बार घटा के निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा आपका? आपका हो जाएगा जाकर के 5 4 के 9, और बटा में आपका हो जाएगा 2, और एक बटा में आपका हो जाएगा जाकर के 2, यानी कि 0.5, और ये आपका हो जाएगा 4.5 हो जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन आपका जो है वो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, 24 मई 2008 को दिल्ली, कोलकाता, मुंबई का अधिकतम तापमान क्रमशः 35 डिग्री सेल्सियस और 33 डिग्री सेल्सियस और 34 डिग्री सेल्सियस मापा गया। तो चेन्नई का अधिकतम तापमान कितना होना चाहिए ताकि सभी शहरों का अधिकतम औसत तापमान 35 डिग्री सेल्सियस हो जाए? देखिएगा, 24 मई 2008 को आपका जो है वो दिल्ली है, वो आपका कोलकाता है, और आपका जो है मुंबई है। क्वेश्चन मेरे पास कुछ इस तरह से है। मुंबई अधिकतम तापमान जो है 35 33 34 है, 35 33 आपका जो है वो 34 है। और चेन्नई का अधिकतम मान कितना होना चाहिए? चेन्नई का अधिकतम मान कितना होना चाहिए ताकि सभी शहरों का अधिकतम औसत तापमान जो होना चाहिए वो 35 होना चाहिए। देखिए औसत दिया हुआ रहता है तो हम उसको योग निकाल सकते हैं उसके नंबर से। ये 4 को दिया हुआ है, 4 से हम लोग गुना करते हैं, 140 हमारे पास आता है।
यानी कि 35 और 3 आपका हो जाएगा जाकर के 38, और 38 और 30 आपका हो जाएगा 38 और 30 आपका हो जाएगा जाकर के 68, और 68 और 4 आपका हो जाएगा जाकर के 72, और 72 और 30 आपका हो जाएगा जाकर के 102। यानी कि 140 में से 102 को हटा दीजिएगा तो कितना आपके पास बचेगा, आपका बचेगा 38, यानी कि 38 38, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप जो है वो 64 सेंटीमीटर है। कितना है? 64 सेंटीमीटर है, तथा उसका आधार प्रत्येक बराबर भुजा के 5/6 गुना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसके दो भुजा आपस में बराबर होती है। समद्विबाहु त्रिभुज की परिमाप जो है आपका 64 सेंटीमीटर है। 64 सेंटीमीटर उसका परिमाप जो है वो 64 सेंटीमीटर है, तथा उसका आधार प्रत्येक बराबर भुजा के, उसका जो आधार है प्रत्येक बराबर भुजा के 5/6 गुना है। यानी कि 6 ये है तो प्रत्येक बराबर भुजा उसका जो है वो 5 है। यानी कि परिमाप दिया हुआ है इतना, यानी कि 5r प्लस में आपका हो जाएगा 5r प्लस में आपका हो जाएगा जाकर के 6r, यानी कि r आपका हो जाएगा 6 5 11 और 11 5 16, 16 बराबर आपका दिया हुआ है 64, यानी कि 16 चौके 64, r बराबर आपका हो जाएगा जाकर के 4 हो जाएगा। नहीं तो 6 चौके आपका 24 हो जाएगा, और 5 चौके आपका 20 हो जाएगा, और 5 चौके 20 यहाँ पे हो जाएगा। तो कहता है आपको कि अच्छा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आपका b/4 होता है। कितना होता है? b/4 होता है √4a² माइनस में b² होता है। ऐसे तो होता है एक बार यही तो होता है जाकर के लगभग। देखते हैं निकाल के क्या हमारे पास रिजल्ट आता है। बी जो है वह आपका 6 है, यानी कि 6/4 और आपका 4 गुने a², तो a² आपका तो है a² 20 है, सॉरी 6 लिख रहे हैं, 24 लिखना चाहिए, यानी कि 24, यानी कि 4 4 6 का 24, 6 और रूट में आपका हो जाएगा जाकर के 4, और गुने में a आपका हो जाएगा जाकर के ये कितना हो जाएगा 20, 20 का स्क्वायर यानी कि आपका हो जाएगा 400, माइनस में आपका हो जाएगा जाकर के 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर यानी कि 576, यानी कि 4 चौके 1600, माइनस में आपका हो जाएगा जाकर के 576। अब कितना बचेगा आपका? 500 बार हटाएंगे तो बचेगा आपका जाकर के 1100, 11 में सौ में 1100 में से यानी कि 10 100 10 125 1024, क्या आपका हो जाएगा जाकर के 1024। 1024 किसका स्क्वायर होती है? 32 का शायद होता हो, 32 का होता है, कहा कि 32 का था ना, 2 दूनी 4 होगा, यानी कि 32 का होगा। 32 गुने आपका 6 हो जाएगा जाएगा, 6 दूनी का 18 कट बाद में 6 का 18 और 1 19, यानी कि 1 8 9 आता है। 1 8 9 आता है, तो आते हैं। 6 दूनी के 6 दूनी के 12 के 2 बाकी अंत में 1 अछोतिया के 18 और 1 19, 192 होता है। ओ, ऑप्शन नंबर आपका बी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक ठोस बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई प्रत्येक को 2% से बढ़ाया जाता है। एक ठोस बेलन की त्रिज्या, एक ठोस बेलन की त्रिज्या यानी कि त्रिज्या जो है और आपका ऊंचाई जो है वो 2% से बढ़ाया जाता है। आयतन से लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? देखिएगा, बेलन का आयतन होता है वो होता है πr² होती है, यानी कि आर को हम 3 बार बढ़ा रहे हैं ना, जैसे देखिए आर को 2 बार बढ़ा रहे हैं और एक एच को, यानी कि 3 बार बढ़ा रहे हैं, 2% 2% और 2%। तो 2% का 3 बार मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट वाली वीडियो में बताया था कि आप निकालिएगा। कैसे आप निकालिएगा? पहले तो आप एक बार तीनों को जोड़ दीजिए, 2 2 4 2 6 हो जाएगा, फिर 2 2 4 6 हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा जा करके कितना हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा 2 दूनी के 4 और फिर 2 दूनी के 4, यानी 4 4 8, और फिर आपका हो जाएगा जाकर के 2 दूनी 4 4 8 8 हो जाएगा आपका जाकर के, यानी कि 8 बटा में आपका हो जाएगा जाकर के 100। फिर आपका हो जाएगा जाकर के एक बार तीनों को गुणा कर, 2 दूनी 4 4 दूनी के 4 और फिर 2 दूनी के 4 4 4 8 और 2 दूनी के 4 4 4 8, एक बार तीनों को गुणा कर, 2 दूनी 4 और द्वितीय के 2 दूनी 4,
दो दूनी के चार, फिर चार, दो दूनी के चार, फिर दो दूनी के चार, और फिर दो दूनी के चार, चार चार आठ, चार तिया के 12 होगा ना। यहाँ पे आपका 12/100 होगा। और फिर दो दूनी चार, चार दूनी के आठ, आठ बटे में आपका कितना हो जाएगा, एक, चार शून्य यहाँ पे होगा, और 6 और हो जाएगा जाकर के प्लस में आपका हो जाएगा जाकर के 0.12 हो जाएगा, यानी कि 6.12 आपका हो जाएगा। ओ, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक भाजक भागफल का 15 गुना है तथा शेषफल का 3 गुना है, यदि शेषफल 40 है तो भाज्य का ज्ञात कीजिए। एक भाजक भागफल का 15 गुना, देखिए भागा जो होती है वो कुछ इस तरह से होती है, कहता भाजक जो है ना वो भागफल का 15 गुना और शेषफल का 3 गुना। शेषफल जो है वो 40 है, शेषफल अगर 40 है तो शेषफल अगर 40 है, शेषफल अगर 40 है तो कहता है कि आपका भाजक जो है ना वो भागफल का 15 गुना और शेषफल का 3 गुना। तो इसका 3 गुना आप निकालें तो 4 तिया के 12 यानी कि 120 होगा। और ये 120 है ना जो भागफल का 15 गुना है, भागफल को क्यू से डिनोट करते हैं, भागफल का 15 गुना, 15 गुना यानी कि आपका जो है क्यू बराबर आपका 15 और बटे में आपका 120 हो जाएगा, यानी कि 15 ठीक है 20 से, यानी कि क्यू बराबर आपका हो जाएगा 8, यानी कि आपका 8 यहाँ पे हो जाएगा, 8 होगा ना। अब यहाँ से अब इसको अगर निकालना है तो 12 8 कितना हो जाएगा, 12 को 12 8 96 और 40 आपका हो जाएगा 1000, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। यदि एम पर पावर एन बराबर में आपका 169 169 है तो एम प्लस में 1 एन माइनस में 1 का मान क्या है। देखिएगा एम पर पावर एन है बराबर में आपका 169 है, तो हम लिख सकते हैं एम पर पावर एन बराबर में आपका हो जाएगा 13 के स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि एम बराबर में आपका हो जाएगा 13 और एन बराबर में आपका हो जाएगा 2। लेकिन वो कहता है कि एम प्लस में 1 यानी कि एम प्लस में 1 यानी कि 13 1 14 का एन माइनस 1 का मतलब होती है एन कितना है 2 है, 2 में से 1 गया तो 1 यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के 14, 14 पर पावर है ना, ये कि 14 हो जाएगा 14, ये ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, किन्हीं दो शहरों के बीच की दूरी, हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, आप देख सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन जो आपका है वो कहता है कि किन्हीं दो शहरों के बीच की दूरी 52 किलोमीटर प्रति घंटा से तीन 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 पर पावर 1/4 घंटे में तय की जाती है। अगर गति को 65 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया जाए तो कितना समय में बचेगा, कितना समय में बचेगा ज्ञात कीजिए। कितना समय बचेगा, किन्हीं दो शहरों के बीच की दूरी 52 किलोमीटर है, 52 किलोमीटर प्रति घंटा गति से 65 किलोमीटर प्रति घंटा कर देती है। 52 किलोमीटर से आपका 65 किलोमीटर कर देती है, 13 चौके 52 और 13 पचे के 65 यानी कि 4:5 कर देती है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट रहती है तो आपका जो चाल है वो समय बन जाती है, तो समय को हम उल्टा कर देंगे तो यानी कि 5 और 4 हो जाएगा, यानी कि आपका जो चाल है वो जब घटती है तो समय बढ़ जाती है और चाल जब बढ़ जाती है तो समय आपका जो है घट जाती है, लेकिन दूरी तो सेम ही है ना, यानी कि डिस्टेंस जो है अब आपका कांस्टेंट है, डिस्टेंस जो है वो आपका कांस्टेंट है। लेकिन वो कहता है कि 4 तिहाई के 12 मिनट में दे रहा, 4 तिहाई के 12 और 1 13, 13/4 इसको मिनट में बदलिएगा तो आपको 60 से, मिनट में बदलिएगा तो आप 60 से गुना करिएगा तो आपका हो जाएगा 15 चौके 60, यानी कि 15 गुने में 13, 15 गुने में 13 होगा, 15 तिया के 45 के 5 बाकी में 4, 15 और 4 19, यानी कि 195 मिनट उनको लगेगा। ये कहता है कि 5 लगेगा, यानी कि 5 बराबर आपका दिया हुआ है 195, यानी 1 बराबर कितना हो जाएगा 195 बटा में आपका 5, यानी कि 5 तिया के 15 और 9 पचे के 45 यानी 39 मिनट लगेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट उत्तर होगा। और यहाँ पे हमारे जो है वो 20 क्वेश्चन लगातार ख़त्म हो जाते हैं, और आप इस यहाँ तक अगर देखते हैं तो बहुत बहुत आपके शुक्रिया। और दोस्त लगातार लगे रहिए और क्वेश्चन को बारीकी से देखिए,
एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, जब तक वो क्वेश्चन कंप्लीट आपको नहीं हो जाती है तब तक वहाँ से आगे नहीं बढ़ी। और अपने आप से बस ये ठानिए कि बस इस तरह के क्वेश्चन जब भी हमको देखने को मिलेगा बस इस रूल से हम बना देंगे। ये अपने अपने ठान लीजिए और अपने आप में एक एटीट्यूड रखिए कि मुझे इस बार होना ही होना है। अगर मुझे नहीं होगा तो किसी और को नहीं होगा। बस इसी फीलिंग्स के साथ आप पूरी रात सोइए, पूरी रात जागिए और इन 2 महीना को कुछ इस तरह से यूटिलाइज करिए जो कि आपका हिस्ट्री, आपके इतिहास गवाह रह जाए। इतिहास गवाह का मतलब है कि आपके फैमिली बदल जाए। लास्ट में जाते जाते मैं आपको एक शायरी सुनाना चाहता हूँ दोस्त, कि दुनिया को हकीकत मेरी कुछ पता भी नहीं,